गुड इवनिंग क्लास 11th। आज हम बात करेंगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, इन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आपके, मतलब ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक है। और इस चैप्टर के लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखिए। ये चैप्टर होने के बाद आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक फेज, मतलब आगे समझ लीजिए, अगर आपको 4 चैप्टर आ गए मतलब आप 11th की केमिस्ट्री के साथ बहुत कंफर्टेबल है। सही है। बात करते हैं, देखिए बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आपके 2 एटम्स लिए आपने, एटम ए, एटम बी, इन एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस व्हेन दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। मतलब सिंपल ये है, अगर आपके 2 एटम्स ने कोई बॉन्ड बनाया, गॉट इट, तो उन 2 एटम्स के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। सही है। तो डेफिनेशन क्या है बॉन्ड लेंथ की? डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ 2 एटम्स which are bonded by a chemical bond is called bond length। तो bond length क्या बोलोगे आप इसकी bond length होगी आपकी AB। सही है। इससे इंपॉर्टेंट चीज एक और, L में होता है डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन में होता है डबल बॉन्ड, और आपके फ्लोरीन में होता है सिंगल बॉन्ड। सही है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे जैसे बॉन्ड का नंबर बढ़ेगा आपकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी है? वो है नाइट्रोजन की। इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। यही आपके 12th में काम आएगा। ये डेफिनेशन काम नहीं आएगी बेटा, डेफिनेशन कोई नहीं पूछता है एग्जाम वगैरह में। देखिए, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है, डबल बॉन्ड की उससे ज्यादा होती है, सिंगल बॉन्ड की सबसे ज्यादा होती है। अब क्वेश्चन आया, अगर आपको ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ब्रेक करना है तो कहाँ एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी? आपको इसको ब्रेक करने में एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी और इसको ब्रेक करने में एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। क्यों? आपको 3 बॉन्ड तोड़ने और 3 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, 3 बॉन्ड्स को डिसोसिएट करने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड मोर एनर्जी, और सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड लेस एनर्जी। इसलिए क्वेश्चन भी है, नाइट्रोजन गैस इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। 10th में पढ़ के आ रहे हो आप, नाइट्रोजन गैस इनर्ट गैस क्यों होती है रूम टेम्परेचर पे? तो रीजन क्या है? बिकॉज इन नाइट्रोजन गैस ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट। इन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इजीली। सही है। एक और चीज देख लो, IIT जेईई का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। जैसे आपसे कभी पूछेगा नहीं वैसे, लेकिन चांस बाई चांस पूछ ले आपसे, आपको बोला AlN, आपको बोलता है AlO, और आपको बोलता है AlF। अब ये जेईई का क्वेश्चन है बेटा, ये NCERT का नहीं है, आने के चांस नहीं है। आपसे बोलता है सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है, तो समझ लो। एल्यूमिनियम तो सेम है, तो आपको किसको निकाल के देखना है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। एक ही प्लेस पर आते हैं टेबल में, तो आप क्या लिखेंगे? व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट, साइज ऑफ एटम इंक्रीज। व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट, साइज ऑफ एटम, सॉरी उल्टा हो गया ना, देखो जल्दबाजी में ध्यान कहीं और चला गया। व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट, साइज ऑफ एटम डिक्रीज। तो सबसे छोटा एटम कौन है? फ्लोरीन। और सबसे बड़ा एटम कौन है? नाइट्रोजन। और अगर सबसे बड़ा एटम नाइट्रोजन है तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है? एल्यूमिनियम नाइट्रोजन की। उससे कम किसकी है? एल्यूमिनियम ऑक्सीजन की। और सबसे कम किसकी है? एल्यूमिनियम फ्लोरीन की। तो जेईई का क्वेश्चन है, आपके 11th में आने के चांसेस कम है। देखिए बेटा, अगला छोटा सा डेफिनेशन है आपका बॉन्ड एंगल। आज के टॉपिक में छोटी छोटी डेफिनेशन से बेटा, ज्यादा कुछ खास नहीं है, सिंपल सिंपल टर्मिनोलॉजी जो आपके इस चैप्टर को आगे बढ़ाएगी। देखिए बॉन्ड एंगल किसको बोलोगे? बॉन्ड तो सुना था आपने, केमिकल बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही पढ़ा आपने। बट बॉन्ड एंगल क्या चीज है? तो बॉन्ड एंगल देखो, जैसे आपने बनाया वाटर का मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डॉट तो बनाना आता ही है आपको सबको, ये मुझे सिखाना नहीं है, अब तो क्लियर है आपको सबको, है ना? तो ये बोलता है कि आपके सेंट्रल एटम के जो ऑर्बिटल हैं उनके बीच के बॉन्ड एंगल को हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। मतलब सेंट्रल एटम कौन है वाटर में? आपके वाटर का सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के वो ऑर्बिटल जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, उन ऑर्बिटल के बीच के एंगल को हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। अब आप बोलोगे सर हम कैसे पता लगे कि कौन ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा? आगे टॉपिक आएगा, पूरा डिटेल में टॉपिक आएगा हाइब्रिडाइजेशन, उसमें पूरा डिटेल ओपन हो जाएगा कि कौन सा आपका ऑर्बिटल एंगल बनाएगा, कौन सा
ऑर्बिटल बॉन्ड एंगल नहीं बनाएगा, लेकिन फिर भी एक बार समझ लो, जैसे मैंने बोला ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, सही है, px py pz, ये 4 इलेक्ट्रॉन फिल करे मैंने 1 2 3 4। जो बच्चे नए नए ज्वाइन कर रहे हैं, मैंने बोला है चैप्टर 2 को जल्दी से जल्दी फिनिश करो। चैप्टर 2 आना बहुत जरूरी है, आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए चैप्टर 2 को, वहां मिलेगा आपको ये। H का क्या है गिवन, तो आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएगा, py और pz। तो ऑक्सीजन का py और pz ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनाता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, उसके बीच के एंगल को हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल, सही है। तो पहली चीज तो दिमाग में ये पता हो कि बॉन्ड एंगल होता क्या है। बॉन्ड एंगल होता है मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है, उस सेंट्रल एटम के कौन कौन से ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उन ऑर्बिटल के बीच के एंगल को हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल की वैल्यू आपको लर्न नहीं करनी है, क्योंकि कितनी लर्न करोगे, 1000 ऑफ बॉन्ड एंगल्स होते हैं ना। तो डेफिनेशन ध्यान रखना, ये बॉन्ड एंगल का डेफिनेशन है आपका बेटा। देखिए नेक्स्ट छोटा सा टर्म है आपका बॉन्ड एंथैल्पी। अब ये ध्यान से समझो, बॉन्ड एंथैल्पी बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने पढ़ा हुआ है लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी जो वर्ड है वो काम आती है आपके आयनिक बॉन्ड में। बॉन्ड एंथैल्पी एक कॉमन टर्म है सब बॉन्ड के लिए, चाहे वो कोवलेंट बॉन्ड हो, चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो, चाहे आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। अगर मैंने बॉन्ड एंथैल्पी बोला मतलब किसी भी तरह का बॉन्ड हो सकता है, लेकिन मैंने लैटिस एंथैल्पी बोला इसका मतलब वो आयनिक बॉन्ड ही है। तो सिंपल वही डेफिनेशन है, अगर आपके 1 मोल बॉन्ड्स फॉर्म हो या 1 मोल बॉन्ड्स ब्रोकन हो, तो जितनी एंथैल्पी आपकी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी उसे हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। जैसे मैंने बोला आपका 1 मोल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ, अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो आप क्या बोलोगे, 1 मोल कोवलेंट बॉन्ड को बनाने में जितनी एनर्जी रिलीज हुई है या एब्जॉर्ब हुई है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी, सही है। तो बॉन्ड एंथैल्पी जो टर्म है वो दोनों जगह काम आता है, बॉन्ड बनने में भी और बॉन्ड ब्रेक करने में भी। अगर बॉन्ड बनाओगे तो एनर्जी निकलेगी, और बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे, और आप अगर एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो एंथैल्पी की वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि रिएक्शन क्या होगी आपकी, एंडोथर्मिक। जैसे देखिए अगर मुझे ये पेन तोड़ना है, सपोज ये पेन एक बॉन्ड है, मुझे ये पेन को तोड़ना है, रियल में ना टूट जाएगा, पता लगे वो क्लास। देखिए मुझे पेन को ब्रेक करना है इस बॉन्ड को, तो मुझे एनर्जी लगाना पड़ेगा बॉन्ड को, और जब मैं इस बॉन्ड को एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो एनर्जी की वैल्यू क्या हुई, एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक की वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में। तो जब भी हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो एंथैल्पी की वैल्यू आती है पॉजिटिव, लेकिन जब बॉन्ड बनता है, अपने आप बनता है, तो एनर्जी रिलीज होती है, वैल्यू किस में आती है, नेगेटिव में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आगे ध्यान रखना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये चीज। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जैसे आपके पास मीथेन का मॉलिक्यूल है, क्या क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट, आपके पास मीथेन का मॉलिक्यूल है, पर आपसे बोला कि मीथेन मॉलिक्यूल में आप CH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी बताइए। क्लियर, क्वेश्चन सुन लो मेरा। आपके पास मीथेन का मॉलिक्यूल है और आपको मीथेन के मॉलिक्यूल में CH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी, फॉर्मेशन एंथैल्पी या डिसोसिएशन एंथैल्पी, कुछ भी पूछ सकता है, वो बताइए। तो कई बार क्या होता है, बच्चों को होता है कंफ्यूजन। देखिए ध्यान सुनना मेरी बात, जेई का क्वेश्चन कराता हूं, पहले सिंपल यहां से स्टार्ट करता हूं क्योंकि मजा बिगड़ जाएगा उस टॉपिक का। जैसे जेई में आया आपके सामने क्वेश्चन, 1 CH बॉन्ड को ब्रेक करने में आपको एनर्जी चाहिए 100, सही है। तो आपको CH4 के सारे बॉन्ड को ब्रेक करने में कितनी एनर्जी चाहिए होगी, ये क्वेश्चन पूछा आपसे, ध्यान सुनो मेरी बात। आपके 1 CH बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी चाहिए कितनी, 100। तो पूरे CH बॉन्ड को ब्रेक करने में कितनी एनर्जी चाहिए, एंड इज ऑल CH बॉन्ड कैरी सेम एनर्जी। ये जेई का क्वेश्चन है माय डियर, और ये एक्चुअल एडवांस का क्वेश्चन है, मेंस का नहीं है, IIT एडवांस का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है वो, आपके CH बॉन्ड को 1 CH बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी 100,
और आपको CH4 का मॉलिक्यूल कंप्लीटली ब्रेक करना है, तो बताइए टोटल एनर्जी कितनी होगी। मैं पीछे हूँ स्क्रीन के ताकि आपको ढंग से समझा सकूं। अब CH4 में कितने CH बॉन्ड हैं? 4 CH बॉन्ड हैं, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 4 × 100, 400। ओके, ये पार्ट तो आप सॉल्व कर लोगे, यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यू कैन सॉल्व इजीली। आप लिख दोगे सर हमें 4 बॉन्ड तोड़ने हैं, तो एनर्जी हो जाएगी 400 किलोजूल पर मोल, जो भी यूनिट होगी, है ना। दूसरी चीज, क्या यहाँ सारे CH बॉन्ड की एनर्जी एक जैसी है? तो 99.99% बच्चे आंसर देंगे यस सर है। आंसर है नो। अब नो क्यों है उसका रीजन मैं बताता हूँ। आप देखिए, अपने आप आंसर निकलेगा नो को। देखिए, जैसे मुझे CH4 से एक H को हटाना, ध्यान से सुनना पड़ेगा ना, ये मैंने एक H को हटाया CH4 से। अब जैसे ही आप एक H हटाओगे, ये बॉन्ड पकड़ोगे यहाँ से, देखना बेटा ये कोवलेंट बॉन्ड है, तो बॉन्ड यहाँ से बीच में से ब्रेक कर दिया मैंने, है, तो H अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गया। अब क्या दिखा आपको? अब बना आपके पास ये CH डॉट। सपोज इसकी एनर्जी आपको लगानी पड़ी, आपको 100 किलोजूल पर मोल, इस अकेले बॉन्ड से। अब यहाँ 3 बॉन्ड है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग हो गया मीथेन से। मीथेन के पास क्या थे? 4 कोवलेंट बॉन्ड, बट यहाँ क्या है? 3 कोवलेंट बॉन्ड एंड 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। अगेन आपने एक H को तोड़ दिया यहाँ से। अब आपकी एनर्जी लगी यहाँ सपोज 101 kJ पर मोल, है ना। अब क्या बचा आपके पास? CH और ये 2 डॉट। फिर आपने एक H डॉट को हटा दिया यहाँ से, बॉन्ड तोड़ दिया बीच में, क्या बचा? 1 2 3 और ये 4। अब आपकी एनर्जी लगी सपोज 102 किलोजूल। अगेन आपने एक और बॉन्ड तोड़ दिया, और क्या बचा आपके पास? 1 2 3। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन और बचा आपके पास। अब यहाँ एनर्जी लगी सपोज आपकी 103। सही है। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल अपने बॉन्ड को ब्रेक करता है, आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो जाती है। मैंने ये वैल्यू अपनी हाइपोथेटिकल वैल्यू लिखी है बेटा, इमेजिनरी वैल्यूज है, कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है, आपको समझाने के लिए, है ना। तो अलग अलग एनर्जी की वैल्यूज हमें यूज होती है। क्यों होती है अलग अलग एनर्जी की वैल्यू? क्योंकि ईच बॉन्ड ब्रेक होने पर, जैसे बॉन्ड 1 ब्रेक हुआ तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। पहले 4 कोवलेंट बॉन्ड थे, अब क्या बचे? 3 कोवलेंट बॉन्ड 1 इलेक्ट्रॉन। आगे क्या बचे? 2 कोवलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स 1 कोवलेंट बॉन्ड, अल्टीमेटली 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल से बॉन्ड ब्रेक होते हुए चलते हैं, मॉलिक्यूल का कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर बदलता रहता है, और उस स्ट्रक्चर बदलने की वजह से, चाहे बॉन्ड एक जैसे हों, आपको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हर बार अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ती है। दैट्स व्हाई अगर आपको CH बॉन्ड की एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप इन सारी एनर्जी का सम करोगे और आप करोगे डिवाइड बाय 4। सही है। तो कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपको बोला मीथेन के CH बॉन्ड की एनर्जी इतनी है, तो इसका मतलब क्या है? मीथेन के जो चारों CH बॉन्ड हैं उनकी एनर्जी का एवरेज है। तो जब भी हम अगर किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड की ब्रेकिंग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, तो आप क्या करोगे? सारे बॉन्ड की एनर्जी का सम करके और नंबर बाय बॉन्ड से डिवाइड करोगे। ये क्वेश्चन ना आज तक आया, ना आने के चांसेस हैं, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। सही है बेटा, तो ये ध्यान रखना। अभी देखिए बेटा, नेक्स्ट स्मॉल टॉपिक है आपका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड है। किसी 2 एटम के बीच में जितने बॉन्ड फॉर्म होते हैं उसको हम बोलते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर। जैसे आपने बोला बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम 3 बॉन्ड फॉर्म हुए, तो आप क्या लिख दोगे? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 1 है। तो सिंपल डेफिनेशन है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन 2 एटम इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। गॉट इट? काम की बात, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, आपकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। सही है। जितने बॉन्ड ज्यादा होंगे उतनी बॉन्ड लेंथ कम होगी, छोटा हो जाएगा बॉन्ड। पढ़ा था पीछे हमने। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा
आपको एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी बॉन्ड को ब्रेक करने में। अगर मैंने आपसे पूछा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और N2, आउट ऑफ दीज मॉलिक्यूल कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जो सबसे इजीली ब्रेक हो जाएगा, मतलब कम एनर्जी लगाने पर ही ब्रेक हो जाएगा? आंसर है H2। क्वेश्चन भी है, हाइड्रोजन गैस इज हाईली एक्सप्लोजिव गैस। हाइड्रोजन गैस हाईली एक्सप्लोजिव क्यों होती है? वाई हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद एनी केमिकल इजीली? क्यों करती है रिएक्ट? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड कैन बी ब्रोकन इजीली बाय गिविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन। आउट ऑफ N2 और O2 विच इज लेस रिएक्टिव? N2 और O2 में से कम रिएक्टिव कौन है? कौन है भाई कम रिएक्टिव, बताइए? N2 है, तो N2 का बॉन्ड क्या है आपका? थर्ड ऑर्डर का बॉन्ड है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। आज का लास्ट ही है शायद में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। रेजोनेंस क्या बोलता है आपको? रेजोनेंस बोलता है किसी भी मॉलिक्यूल को हम सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ध्यान सुनना मेरी बात, मैं करके दिखाऊंगा उसको। अगर आपको किसी मॉलिक्यूल को सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करना है तो आंसर है ये पॉसिबल नहीं है। किसी मॉलिक्यूल की डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होती हैं और जितनी भी उसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होती हैं उन सब का जो एवरेज है वो होता है उसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर। बिल्कुल रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का ये। अब बोलोगे काम कहाँ आएगा? काम कहीं भी नहीं आएगा बेटा, रियलिटी है, काम कहीं नहीं आएगा। बट ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब क्यों इंपॉर्टेंट है मैं करके दिखा रहा हूँ। देखो आपको एक बार ये थोड़ा हटा देता हूँ मैं यहाँ से, थोड़ा मजा आएगा इसको। देखिए इसको हटाते हैं। देखिए मैंने लिखा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ना, और आपके पास है कार्बोनेट आयन। इसका बनाना है हमको इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाना सिखा रखा है मैंने। ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक बार और सीख लो, नहीं आता है तो 3 ऑक्सीजन 1 2 और 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। सही है। -2 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके पास ज्यादा है, -4 लगा दो, 1 इसके पास कर दो। अब इसको 1 चाहिए तो कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड, तो इसके साथ ये डबल। देखिए तो ये हमने बनाया कार्बोनेट का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये कार्बोनेट का इलेक्ट्रॉन डॉट है ना बेटा। अब देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा ढंग से बताएं शॉर्ट में तो कैसे लिखोगे आप? C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, सही, डॉट लगा दूंगा। ये गिनते 1 2 3 4, क्या कहते हैं बच्चे? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ये 6। ये आना चाहिए हमें, ये इलेक्ट्रॉन डॉट में बिल्कुल बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन डॉट नहीं आएगा ऑर्गेनिक धोएगी हमें बढ़िया तरीके से, तो इलेक्ट्रॉन डॉट आना चाहिए। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये इसका। अब देखिए क्वेश्चन ये होता है क्या कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर ये है? तो कई बोलेंगे सर -4 यहाँ है तो यहाँ भी तो हो सकता है। हो सकता है, तो अगली स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी? ये भी बना सकते हैं हम। ये कई लोग बोलेंगे सर डबल बॉन्ड यहाँ है तो यहाँ भी हो सकता है। सकता है, क्या बना सकते हैं? ये भी बना सकते हैं हम, है ना। ये आपकी स्ट्रक्चर नंबर 1, ये स्ट्रक्चर नंबर 2 और ये स्ट्रक्चर नंबर 3। सही है। तो अगर हम कार्बोनेट आयंस की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म करें तो 3 टाइप से हम कार्बोनेट आयन के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2 और 3। मैंने करा क्या है? केवल डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करा है। तो कॉन्सेप्ट ये है, वी कैन ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन बाय 3 वेज। इसका मतलब अब मैं पूछूं आपसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से कार्बोनेट आयन की एक्चुअल स्ट्रक्चर कौन सी है, तो आप बोलोगे सर मुझे कैसे पता कौन सी एक्चुअल है? भाई कार्बोनेट आयन तो ये भी हो सकता है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो रेजोनेंस यही चीज तो बोलता है आपको कि किसी भी मॉलिक्यूल या आयंस की सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट बी पॉसिबल। उसकी डिफरेंट लुईस या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स होती हैं और उन सारी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का जो एवरेज है, ये ऐसे बना रहा हूँ साइन में एवरेज का, उन सारी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के एवरेज को हम बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर।
और एक्चुअल में जो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है वो बिल्कुल एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है उस मॉलिक्यूल की। और इसको हम कैसे शो करते हैं, सी, ये ओ, ओ, ये ओ, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये, और यहाँ -2। इसको बोलते हैं बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड। अब आप बोलोगे सर आपने डॉट 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 क्या लगाया, ये सिंगल बॉन्ड बनाया फिर डॉट 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 लगा दिया। डॉट डॉट इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ कभी तो ये डबल बॉन्ड बन गया, कभी ये सिंगल बॉन्ड बन गया, तो यहाँ क्या डिसाइड नहीं है, ये डबल बॉन्ड था पहले, अब सिंगल बॉन्ड हो गया। तो कंटिन्यूस क्या होता है, बॉन्ड की लोकेशन चेंज होती है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अपनी लोकेशन को चेंज करते हैं। इसका मतलब कार्बोनेट आयन में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं कंटिन्यूस। इसका मतलब कार्बोनेट आयन में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के जैसा कोई बॉन्ड है ही नहीं, है क्या, उसके बीच का बॉन्ड है। बीच का बॉन्ड क्या है, वो ऐसे शो करते हैं। ये डॉट डॉट क्यों लगाए तीनों पर, ये बता रहा है कि कार्बोनेट आयन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कहीं भी हो सकते हैं, और ये इस कार्बोनेट आयन की एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है। गॉट इट? इसको बोलते हैं रेजोनेंस फिनोमेना या रेजोनेंस हाइब्रिड। अब सुन लो, एग्जाम में आ जाएगा तो आप लिखोगे कैसे, तो मैं वो लिखने की चीजें बताऊंगा। तो आप क्या लिखोगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स स्पीक दैट फॉर अ मॉलिक्यूलर आयन single Lewis structure cannot be possible. For the molecular ion, different type of electron dot structures are possible. An average of these all structure is called resonance hybrid. And this resonance hybrid is always having actual structure of molecule. And the different structures of a molecule are called resonance structures. ये जो structure है 1, 2, 3 इन सबको हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, और इनके एवरेज को हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। यही रेजोनेंस फिनोमिना है और कुछ भी नहीं है। देखिए देखिए एक और चीज, कई लोग बोलते हैं रेजोनेंस जो कॉन्सेप्ट है ये हाइपोथेटिकल है, मतलब ये किसी काम का नहीं है, बेकार है। ये कभी कभी तो बहुत काम आता है, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा काम आएगा। अब जैसे आप देखिए थ्योरेटिकली, आपने थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर बनाई किसकी, कार्बोनेट आयन, ये स्ट्रक्चर बनाया आपने थ्योरेटिकली डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो होता है 110 पिकोमीटर। इस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ कार्बोनेट में, ईच मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ अलग अलग होता है, सही है। ईच मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ अलग अलग होता है बेटा, मतलब ये नहीं आपको रट्टे लगाने बॉन्ड लेंथ के। अलग अलग मॉलिक्यूल, मीथेन की बॉन्ड लेंथ अलग होगी, अमोनिया की बॉन्ड लेंथ अलग होगी, HCl की बॉन्ड लेंथ अलग होगी, तो सारे मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ अलग अलग होती है। अब जैसे देखिए कार्बोनेट आयंस में डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है आपकी 110 पिकोमीटर और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है 120 पिकोमीटर। एक ट्रिक बता रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ हमेशा 110 पिकोमीटर के आसपास होती है और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम केस में 120 पिकोमीटर से ज्यादा होती है। 120 पिकोमीटर से 130 पिकोमीटर के बीच में मैक्सिमम केस में है ना, इक्का दुक्का एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं। तो जब हमने इसको देखा कार्बोनेट को, तो हमने क्या समझाया, हमको पता लगा डबल बॉन्ड इतना होता है, सिंगल बॉन्ड इतना होता है। बट व्हेन वी डू दी एक्सपेरिमेंट वी फाइंड दैट कि कार्बोनेट आयन में C और O का बॉन्ड लेंथ 116 पिकोमीटर है। सुनो एक बार ध्यान से, when we do the experiment with the help of स्पेक्ट्रोमीटर, एक डिवाइस होती है स्पेक्ट्रोमीटर, उससे जो हमने चेक करा we found that कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ 116 पिकोमीटर है। अब ये जो 116 पिकोमीटर है ना तो 110 के जैसा है और ना 112 के जैसा है। तो साइंटिस्टों ने क्या बोला कि ये जो 116 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ है ना तो ये सिंगल बॉन्ड के जैसा है ना ही डबल बॉन्ड के जैसा है, उसके बीच में है। इसका मतलब क्या है, कार्बोनेट में कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है ना सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, उसके बीच का बॉन्ड है। इसीलिए कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को हम ये एक डार्क लाइन और एक डॉटेड लाइन से शो करते हैं। सही है, ये इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ।
ट्वेल्थ में क्वेश्चन करता हूँ, ट्वेल्थ में क्या है। ट्वेल्थ में क्वेश्चन ये है CO3-2 में कितने डबल बॉन्ड हैं, ऐसे देखो कितने डबल बॉन्ड हैं और कितने सिंगल बॉन्ड हैं, और ऑप्शन है वहां आपके सामने A 3, B 2,1, C आपके सामने ऑप्शन है 1,2 और D आपके सामने ऑप्शन है G। सुन लो क्वेश्चन मेरा, ट्वेल्थ में क्वेश्चन है ये कि कार्बोनेट आयंस में कितने डबल बॉन्ड है और कितने सिंगल बॉन्ड है। तो अगर आप बिल्कुल ऑर्डिनरी हैं तो आप लेफ्ट हैंड साइड वाला देखोगे, आप क्या बोलोगे, 2 सिंगल बॉन्ड 1 डबल बॉन्ड। तो आप 101% क्या लगा कर आओगे, आप ऑप्शन बी लगा कर आओगे कि सर ऑप्शन सी लगा कर आओगे कि सर 1 डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड है। और अगर आपने रेजोनेंस कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ा है तो आप आंसर लगा कर आओगे ऑप्शन डी, डेट इज 0। 0 का मतलब क्या है, कार्बोनेट आयंस में ना कोई डबल बॉन्ड है ना सिंगल बॉन्ड है, क्या है, उसके बीच का बॉन्ड है। सही है, ये तो बात हुई आपके कंपटीशन की। हम जनरल डेली लाइफ में हम वही बोलते हैं कि कार्बोनेट आयन में क्या है बेटा, क्या है, मैं भी यही बोलूंगा। ट्वेल्थ में पढ़ाता हूँ बेटा कार्बोनेट आयन में कितने सिंगल बॉन्ड है, सर 2 सिंगल बॉन्ड है, 1 डबल बॉन्ड है, ओके सही है, चलो तो वही काम आएगा आगे। लेकिन जब आप IIT एडवांस की बात करोगे, आप बात करोगे IIT मेंस की, तो वहां बिल्कुल फाइन हेयर लाइन पे चलते हैं कॉन्सेप्ट। वो बोले कितने डबल बॉन्ड कितने सिंगल बॉन्ड है, तो 0 सिंगल बॉन्ड 0 डबल बॉन्ड। सही है, गॉट इट। तो ये आपका टॉपिक है। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन आता है कि रेजोनेंस की प्रॉपर्टीज क्या है, कंडीशंस क्या है। तो मेन ध्यान से सुनो, आपने क्या क्या देखा। पॉइंट नंबर 1, सारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होती है। मैंने ऐसे एरोज लगाए थे बीच में, ऐसे, मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर सारी की सारी क्या होती है, एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होती है। पॉइंट नंबर 1, इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑल द बॉन्ड आर इक्वल। रेजोनेंस के अकॉर्डिंग ना कोई सिंगल बॉन्ड होता है, ना डबल बॉन्ड होता है, ना ट्रिपल बॉन्ड होता है। सारे बॉन्ड कैसे होते हैं, इक्वल बॉन्ड होते हैं। रेजेंट जो हायर लेवल का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। सही, ऑल द बॉन्ड्स आर इक्वल। क्या आपने कभी देखा ट्रिपल बॉन्ड बनते हुए कि ट्रिपल बॉन्ड कैसा होता है, क्या 3 बॉन्ड बनते हैं क्या, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3। होता क्या है, अगर एटम के बीच में डिस्टेंस कम है, जैसे ये 2 एटम है, इतना डिस्टेंस है, इनके बीच में ये डिस्टेंस है और इनके बीच में ये डिस्टेंस है, तो हम डिस्टेंस के बेस पे आइडिया लगाते हैं। इसके बीच में सबसे कम डिस्टेंस है तो हम क्या बोलते हैं, हो सकता है कि ट्रिपल बॉन्ड होगा। किसी 2 एटम बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, हो सकता है कि सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, वो सब हाइपोथेटिकल है। एक्चुअल में क्या है, सारी बॉन्ड एक जैसे होते हैं। तो रेजोनेंस क्या बोलता है, सारे बॉन्ड बिल्कुल एक ही लेंथ के हैं। सारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या है आपकी, सारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या है आपकी, इंटर कन्वर्टिबल है। सही है, पॉइंट 2 पॉइंट हो गए। इन सारी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होती हैं उनका एवरेज क्या है, उस एवरेज को हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और इस रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी होती है सबसे कम, लीस्ट एनर्जी। और लीस्ट एनर्जी होने की वजह से ये होता है आपका मोस्ट स्टेबल। मुझे लग रहा है क्लास ऑफ करनी पड़ेगी, देख लेते हैं थोड़ा सा। तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। ये हमेशा दिमाग में बिठा लेना। अगर किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी कम है, मतलब क्यों है एनर्जी कम, उसने अपनी सारी एनर्जी निकाल दी है। और एनर्जी कब निकलेगी बाहर, जब आपका बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। सही है, अगर किसी कंपाउंड के बनने पर एनर्जी की वैल्यू माइनस में है, मतलब मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कम है, और अगर मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कम है तो मॉलिक्यूल इज हाईली स्टेबल। क्यों, क्योंकि उसका बॉन्ड क्या है, स्ट्रांग बॉन्ड है। सही, तो ये कंडीशन नंबर 4 इसकी कि रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है, एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है मॉलिक्यूल की और इसकी एनर्जी कम होती है। सही है, तो आज के लिए इतना ही। और ये टॉपिक पढ़िए, और जो 12th वाले कर रहे हैं मैं आपको बता दूं, आप नोट्स को साथ में लेकर वीडियो देखा करो। नोट्स क्या है, डेस्कटॉप पे रख लो, कॉपी कर लो मोबाइल से, और आप वीडियो चला लो मोबाइल में, और सामने देखते जाओ और नोट्स को पढ़ते जाओ। मजा आ जाएगा बिल्कुल। आपको कहीं फील ही नहीं होगा कि आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा
वी आर डूइंग जस्ट इक्वल एज वी डू जनरली इन फिजिकल क्लास। मजा आएगा। आजकल 12th वाले ऐसे ही स्टडी करेंगे, 12th वालों को यही सेशन दिया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।